हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। मैं अविनाश। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज की क्लास में प्रेजेंट है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें। मेरी जो आईडी है वो सामने प्रेजेंट हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बात करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टोटली एक मैनेजर के बिहेवियर को गाइड करते हैं कि एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उसको डिसीजन लेना चाहिए। ये सिंपल बात बताई जाती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। तो ये गाइडलाइंस है। अब बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और साइंस के प्रिंसिपल सुनने में काफी हद तक जो है हमने सिमिलर लगते हैं, बट उसमें मैनेजमेंट इंक्लूड है, इसमें साइंस इंक्लूड है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जितने भी होते हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी उन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग, एक मैनेजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकता है। बट हम साइंस के प्रिंसिपल को कहीं से भी मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रिजिड होते हैं। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को बहुत क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई करता है। बट साइंस में आप कोई भी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर स्टैटिक मैनर होता है। थर्ड है चेंज विथ टाइम। मैनेजमेंट प्रिंसिपल टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, जबकि हमारे साइंस के प्रिंसिपल टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक, देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जस्ट गाइडेंस होता है, जबकि मैनेजमेंट टेक्निक पूरा मेथड है, पूरा प्रोसीजर है, जिसके अंदर अ सीरीज ऑफ स्टेप लगी होती है और हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपने उस टास्क को या उस मैनेजमेंट के काम को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि मैनेजमेंट टेक्निक हमारी लेस फ्लेक्सिबल होती है। आगे बात करेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज के बारे में। देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसी भी मैनेजेरियल एक्शन, यानी जब हम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ डिसीजन ले रहे होते हैं या एक मैनेजर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ डिसीजन लेता है, वहां पर ये प्रिंसिपल गाइड करते हैं, जबकि वैल्यूज ह्यूमन को ह्यूमन के साथ कैसे बिहेव करना ये बताते हैं। टेक्निकल इन नेचर, हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो नेचर में टेक्निकल होते हैं, यही मतलब टेक्निक के साथ यूज किए जाते हैं, जबकि हमारे जो वैल्यूज होते हैं वो नेचर में एथिकल होते हैं। एथिकल मींस कि एक ह्यूमन को दूसरे के साथ जब बिहेव करना है तो राइट और रॉन्ग का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट का पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं। नंबर सेकंड क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी भी मैनेजर को ये बताते हैं कि उन्हें कैसे किसी के साथ बिहेव करना है, एक मैनेजर को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल सारे के सारे बहुत प्रैक्टिस और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए गए हैं, ये एक दिन में डेवलप नहीं किए गए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, इन्हें चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मैनेजर के बिहेव पर फोकस करते हैं कि मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किए जाते हैं और उसका आउटपुट या रिजल्ट निकल करके आता है, पर जरूरी नहीं कि बार बार अगर एक सिचुएशन में एक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा रहा है तो रिजल्ट सेम ही आए। हो सकता है रिजल्ट चेंज होकर के आए क्योंकि कॉजेस यहां पर डिफरेंट हो जाते हैं। लास्ट है हमारा कॉन्टिजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिजेंट होते हैं। मींस मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स को आने से रोकते हैं, यानी प्रिवेल टू ऑर्गेनाइजेशन विद प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम के साथ ऑर्गेनाइजेशन को बचाते हैं, प्रॉब्लम से बचाते हैं। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या करते हैं, एक मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं एक रियल सिचुएशन। हम चाहते हैं कि हमारे मैनेजर क्या रहे,
इंप्रूव रहें। देखिए सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, एक मैनेजर के ऊपर लगातार एक मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन मिलती है और डिफरेंट सिचुएशन में मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। हो सकता है कभी कभी इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने से मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक से सीखता है जिससे उसका नॉलेज इंप्रूव होता है और नेक्स्ट टाइम वो राइट डिसीजन ले पाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक मैनेजर को ये बताते हैं कि उन्हें अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज करना चाहिए जिससे कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स रिड्यूस हो सके और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बढ़े, क्योंकि अगर अच्छा रिसोर्स कम यूज करेंगे तभी प्रॉफिट निकल के बाहर आएगा। नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं भैया मैनेजर को जो भी डिसीजन लेने हैं वो साइंस के बेस पर लें। साइंस कहती है जो चीज, साइंस हर चीज को चेक करके ही आपके सामने लाती है, उसी तरीके से मैनेजर को मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं कि भाई जो भी डिसीजन ले रहे हो चेक करके लो, पूरा एनालाइज करके लो कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से डेवलप करते हैं कि आने वाले समय में जितने चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, मतलब वो जो भी टास्क सोचती है उसको टाइम पर कंप्लीट करे। तो ये पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है तो भाई उसे सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए और मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस बात पर प्रेशर करते हैं कि भाई सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी टाइम पर फुलफिल करो, सोसाइटी के लिए भी कुछ करते रहो। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो भाई मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है एक तरह से मैनेजमेंट स्टडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से इन प्रिंसिपल को बेस बना लिया जाता है और रिसर्च करी जाती है और ज्यादा डेवलपमेंट किया जाता है जिससे नए नए आइडियाज सामने आते हैं और ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एजुकेशन में, मैनेजमेंट की थ्योरी में ऐड जाता है जिससे मैनेजर और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है। इसीलिए हम मैनेजमेंट को यहां पर एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग भी मानते हैं। अब बात करेंगे उस चीज की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए फेयोल, हेनरी फेयोल इनका पूरा नाम है और ये मैनेजमेंट स्टडी के फादर भी कहे जाते हैं। आइए देखते हैं, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रिंसिपल है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। मींस फेयोल कहते हैं कि अगर आपको किसी भी काम को अच्छे से करना है, किसी भी वर्क को, टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना है तो भाई उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, हर उस वर्क के हर एक पोर्शन को उससे रिलेटेड स्किलफुल बंदे से हम करवाएंगे जिससे कि आउटपुट हमारा जबरदस्त आएगा। नंबर सेकंड क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयोल कहते हैं कि भैया अथॉरिटी मींस होता है पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब असाइन टास्क, यानी हम अपने एम्प्लॉयज को टास्क देते हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज को टास्क के साथ साथ हमें उनको पावर भी देनी है जिससे कि वो डिसीजन ले सके और अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट कर सके। ये ध्यान रखिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल लेवल पर देना है। ये नहीं कि अथॉरिटी ज्यादा कर दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा कर दी, भाई दोनों को इक्वल रखिए। थर्ड है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेयोल कहते हैं कि भाई डिसिप्लिन रखिए, मींस जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सभी के लिए सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टॉप के लिए अलग है और सुपीरियर के सबऑर्डिनेट के लिए अलग है, नहीं, सबके लिए भाई एक ही रूल्स रेगुलेशन अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। फेयोल कहते हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी कमांड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उनमें यूनिटी रहे, मतलब वो सारे डिसीजन एक तरफ से ही आने चाहिए। ऐसा नहीं है डिफरेंट बॉस से अगर इंस्ट्रक्शन आएंगे, ऑर्डर आएंगे तो इससे सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा और वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। तो फेयोल कहते हैं भाई कमांड में भी यूनिटी रखो। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हेनरी फेयोल कहते हैं कि भाई जो भी डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, वो सारा वन प्लान और वन पाथ पर होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारा प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो अलग चीज है कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, बट उनका जो वर्क है, जो एफर्ट है, वो सारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ होना चाहिए। तो भाई यहां पर हेनरी फेयोल कहते हैं कि भाई जो भी डायरेक्शन दे रहे हो, जो भी काम हो रहा है, वन प्लान पर होना चाहिए।
नेक्स्ट क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई देखो यहां पर जो जनरल इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, यानी फ्योल का कहना है कि भाई हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है हमारे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट या मैनेजर का इंटरेस्ट, जो भी उनका अपना मोटिव है, अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ है, उसके फेवर में है, तब तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी हमारे एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट कर देना है, ठीक है, उसे हटा देना है। नेक्स्ट है रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। हमें ध्यान रखना है कि इंप्लॉयज को जो भी सैलरी दी जा रही है बहुत ट्रू एंड फेयर हो और कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, जिससे कि सारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर एक अच्छी लाइफ मिल सके। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल का कहना है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी होल पावर इन फ्यू हैंड्स। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल आप केवल टॉप लेवल के यहां पे दे सकते हैं, या फिर आप जितना भी कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, डिसीजन लेने का जो भी पावर है, वो सभी लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो सेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं, चाहे तो डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। बट यहां पर सजेस्ट किया जाता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म ही हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, देखिए यहां पर हेनरी फ्योल कहना चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सुपरवाइजरी लेवल टू टॉप लेवल होना चाहिए और टॉप लेवल टू सुपरवाइजरी लेवल होना चाहिए। तो अब यहां पर हमें हर एक लेवल पर क्रॉस करना है। यहां पे हम जैसे देख सकते हैं, ये जस्ट अ वेट, सपोज दैट ये हमारा लेवल है ए बी सी डी और ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई, ऐसे करके लेवल हमारे बने हुए हैं। अब सपोज दैट ई को आई से कम्युनिकेट करना है या आई को कुछ बताना है या कुछ हेल्प लेनी है, तो उसे पहले डी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, फिर यहां से इंस्ट्रक्शन जाएंगे और देन जाकर के ई तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, फिर ई इंफॉर्मेशन आई से होते वापस सी तक आएगी। अब स्केलर चेन में क्या होता है, यहां पर कम्युनिकेशन गैप तो नहीं हो पाता, मतलब इंफॉर्मेशन हर एक लेवल तक होते हुए जाती है। बट अगर इमरजेंसी की कंडीशन पड़ जाएगी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यहां पर यूज किया जाता है गैंग प्लैंक, ठीक है। गैंग प्लैंक के थ्रू डायरेक्ट हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर स्केलर चेन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑर्डर। अब फ्योल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन है और मटेरियल है उसका एक प्रॉपर फिक्स प्लेस होना चाहिए, जिससे कि जब जिसकी जरूरत पड़े उसको आसानी से कैच किया जा सके। मींस ऑफिस के अंदर सबका केबिन एक जगह फिक्स हो, जो चीज जहां पर एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जिससे कि जब जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो आसानी के साथ अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वलिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी तरह से कास्टिज्म को लेकर के, जेंडर को लेकर के, नेशनलिटी को लेकर के किसी भी तरह का पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ इक्वल बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। फ्योल कहना चाहते हैं कि देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनको जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि उनका जो टेन्योर है, वर्किंग करने का जो टाइमिंग है, जो वो वर्क करते हैं, उसको स्टेबल करना है। मींस एम्प्लॉय को जल्दी जल्दी ट्रांसफर नहीं करना है, उन्हें लंबे समय तक रोकना है, ताकि वो किसी भी काम को अगर सीख रहे हैं तो उस काम को वो कर सके। अगर हम जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करेंगे तो उनका पूरा टाइम केवल काम को सीखने में ही निकल जाएगा। इसलिए हेनरी फ्योल इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया एम्प्लॉयज की टेन्योर को स्टेबल करो। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है, हेनरी फ्योल कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल है उसको अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जब भी वो किसी प्लान को डिस्कस करें या कोई पॉलिसी बनाए तो अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन मांगे, उनको मौका दें कि वो अपने सजेशन हम तक रख सके। इससे क्या होगा, वो भी मोटिवेट होंगे और उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ हमें भी फैमिली का एक पार्ट समझा जा रहा है, भले उनके सजेशन को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। और लास्ट है हमारा एस्प्रिट डी क्रॉप्स। एस्प्रिट डी क्रॉप्स क्या है, हेनरी फ्योल कहते हैं जब भी टॉप लेवल अपने एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करे तो वो हमेशा आई वर्ड की जगह वी वर्ड यूज करे, आई की जगह वी वर्ड को यूज करे, ठीक है। इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट की फीलिंग आएगी और एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि यार हम लोग एक पूरी टीम है
और जब भी कोई टारगेट अचीव होता है तो सबको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, सिर्फ अकेले टॉप लेवल को ही उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपके एम्प्लॉयज आपसे डिमोटिवेट हो जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉस होगा। तो चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो दिया था FW टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जी ने ये साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे और ये साइंस से बिलोंग करते थे क्योंकि इनकी पूरी फैमिली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से इनके पूरे घर में साइंस का माहौल था। सो इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे। तो आइए बात करते हैं वो कौन से प्रिंसिपल है। तो टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे। पहला प्रिंसिपल है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर FW टेलर जी कहते थे कि भाई आप मैनेजर हो, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको हर जगह साइंस का यूज करना चाहिए। आपको हर जगह पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बाद ही आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी आपको रूल ऑफ थंब पर नहीं चलना है, मींस डिक्टेटरशिप पर नहीं चलना है कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारे काम करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर जगह साइंस का इस्तेमाल करना है, रूल ऑफ थंब का नहीं। मींस टेलर कहते हैं कि आप साइंस का यूज करिए डिसीजन लेने में, ना कि डिक्टेटरशिप का। सेकंड क्या है, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर कहते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉयज के बीच में हार्मोनी को इंक्रीज करना है। मींस हमें अपने जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है उनके बीच में एक मेंटल रिवल्वेशन करना है। सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट को अपनी फैमिली का एक पार्ट समझे। तो ये चीज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि हमें मेंटल रिवल्वेशन करना है, हमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों के एटीट्यूड को एक दूसरे के पॉजिटिव फेवर में लाना है। थर्ड है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या होता है, टेलर कहते हैं कि भाई देखो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों को मिलकर एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। अगर सुपीरियर कोई टास्क लेते हैं तो वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछ सकते हैं कि भाई हम ये टास्क लेने जा रहे हैं, बताइए ये टास्क हम लोग टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर सबऑर्डिनेट कहते हैं हाँ भाई आप ये टास्क ले लीजिए, अब जैसे ही वो टास्क ले लेते हैं तो पता चलता है सबऑर्डिनेट स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर सबऑर्डिनेट से किसी भी चीज का प्रॉमिस किया जाता है तो सुपीरियर को चाहिए कि उन चीजों को प्रॉमिस को टाइम पर फुलफिल कर दे। लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर कहते हैं कि अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, टाइम टू टाइम उनका नॉलेज इंक्रीज कराना है, जिससे कि वो अपनी ग्रेट प्रॉस्पेरिटी ग्रेट कैपेसिटी के साथ काम कर सके और इससे हमारे वर्कर्स का डेवलपमेंट होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। आइए बात करते हैं साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर के बारे में। टेलर ने प्रिंसिपल तो दिए साथ में टेक्निक भी दे दी, यानी काम करना कैसे ये बता दिया और काम करने का मेथड भी बता दिया कि आप ऐसे काम करना है आपको। देखिए पहली टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंडर पे टेलर ने ये बताया कि देखो आपको अपने फैक्ट्री के अपनी पूरी फैक्ट्री को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। और इन दोनों डिपार्टमेंट में टोटल 8 फंक्शनल एक्सपर्ट को रखा गया है जो वर्कर्स को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देंगे और वर्कर्स को ऑब्जर्व भी करेंगे। इससे फैक्ट्री का काम प्रॉपरली चलेगा। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। यहां पर टेलर कहते हैं कि देखो भाई आप अपने यहां क्वालिटी स्टैंडर्ड डेवलप कर दो, जिससे कि जब आउटपुट निकलेगा तो वर्कर्स उसी स्टैंडर्ड क्वालिटी के आधार पे ही आउटपुट प्रोडक्शन करेंगे। थर्ड क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, आपका जो वर्क है ना उसको सिंपल कर दो। सपोज दैट मान लेते हैं एक जूस कंपनी है, वो 100 वैरायटी आप जूस बनाती है बट उसका जूस बहुत खराब क्वालिटी का है। तो अब वो कंपनी क्या करती है, 100 जूस में से 100 फ्लेवर में से 20 फ्लेवर रख रही है, बाकी 80 फ्लेवर को रिमूव करे दे रही है और 20 फ्लेवर पे ही पूरी मेहनत कर रही है और अपने वर्क को बेस्ट दे रही है। तो टेलर का कहना है कि अपने वर्क को सिंपल करो, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है उनको हटा दो, सिंपल वे में अपना काम करो और अपने सिंपल काम में ही अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। टेलर कहते हैं कि देखो भाई
एक वर्कर ह्यूमन होता है, काम करते करते थक जाता है, तो उसको प्रॉपर रेस्ट देने के लिए प्रॉपर फ्रीक्वेंसी सेट करो कि कब कब अपने वर्कर्स को रेस्ट देना है, ताकि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ दोबारा काम कर सकें। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। टेलर कहते हैं कि देखो भाई, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आपको उन बहुत सारे मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड को सिलेक्ट कर लेना है और उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टेलर कहते हैं कि देखो भाई, किसी भी काम को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक टाइम सेट कर दो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दो, ताकि वर्कर्स उस सेट टाइम के अंदर ही काम को वो टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश करे और फिनिश करे। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। टेलर का कहना है कि देखो भाई, आपके जितने भी वर्कर्स के वेस्टफुल मूवमेंट होते हैं उनको कट डाउन कर दो, मींस वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करा दो जिससे कि वेस्टफुल मूवमेंट होने के चांस ही ना बने। सपोज दैट आप वॉशरूम्स को ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी फैक्ट्री में अगर वॉशरूम नहीं है, अब वर्कर्स कहते हैं भाई वॉशरूम जाना है, आप क्या करोगे? मना कर नहीं सकते। वर्कर अब इस बहाने से बाहर जाएगा और वो जब 10 मिनट का काम था उसको पूरा 1 घंटे में निपटा के आएगा, यानी टाइम की वेस्टिंग। तो इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल करानी है, जिससे कि हम मोशन स्टडी को प्रॉपरली चला सके, यानी वर्कर्स के वेस्टफुल मूवमेंट को हटा सकें। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टडी। देखिए, यहां पर फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट पर किया जाए। टेलर कहते हैं भाई, इसी बात पे फोकस करना है कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट हमारा निकले। लास्ट के पहला हमारा डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम। देखो भाई, टेलर कहते हैं कि आपके यहां 2 तरह के वर्कर काम करते हैं, एक एफिशिएंट हो सकते हैं, एक इनएफिशिएंट हो सकते हैं। एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करते हैं, क्वालिटी का ध्यान रखते हैं। इनएफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो काम तो करेंगे पर बेमन करेंगे और उनका काम बिल्कुल बेकार आता है। तो भाई वर्कर कहते हैं कि ऐसा है, टेलर कहते हैं कि ऐसा है कि भाई हमें एफिशिएंट वर्कर चाहिए। तो एक काम करो, अपने यहां जो भी सैलरी पे कर रहे हो वो वर्क के अकॉर्डिंग कर दो। इससे क्या होगा, जो एफिशिएंट वर्कर है वो खुश होंगे, मोटिवेट होंगे, और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं वो क्या करेंगे, वो एफिशिएंट वर्कर के बराबर सैलरी लेने के लिए अपना काम अच्छे से करना शुरू करेंगे और एफिशिएंट हो जाएंगे। लास्ट है मेंटल रिवॉल्यूशन। यहां पे सीधी बात वही है, ये हार्मोनी और डिस्कॉर्ड का पार्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो हमारे वर्कर्स हैं और जो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है या सुपीरियर सबऑर्डिनेट है, उनके एटीट्यूड को एक दूसरे के फेवर में लाना, चेंज करना, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। सो आई विश आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने ये चैप्टर 1 शॉट में कंप्लीट कर दिया है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और यार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा ही, और अगर किसी को इंस्टा पर मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आईडी आपके सामने आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।